हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार फिजिक्स टीचर। आज का इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, है ना। इसके पहले का लेक्चर में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था उसको हम लोग डील कर लिए। अब जो बारी आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हम तीन रजिस्टर को कंसीडर करते हैं। एक का नाम R1 रख देते हैं, एक का नाम R2 रख देते हैं और एक का नाम R3 रख देते हैं। तो अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहला तो सिंपल डिफिनीशन आप दे सकते हो कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को डिफाइन करना है तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के पैरेलल कंबाइन हो, तो इसको हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनीशन दोगे तो अच्छा रहेगा, क्लास 10th के लेवल का, है ना। उसी को हम लोग लिखे हैं। कह रहा है कि व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट, देखो कॉमन पॉइंट बोल रहा है, टू कॉमन पॉइंट, सो दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, देन दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। एक चीज और बता दें कि जो सीरीज में है, जो हम लोग सीरीज में पढ़े थे उसका जस्ट उल्टा है। सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर रिकैप करना चाहो तो 2 मिनट में हम बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? इंड टू इंड कनेक्शन था, है ना जी, वन टू अनदर, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ऑल रजिस्टर आर सेम, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड? क्योंकि पॉइंट अलग अलग था। ठीक, इसका विजुअलाइजेशन भी हम लोग किए थे वाटर पंप को लेकर के, है ना। एक पाइपलाइन, उसमें पंप लगा दिया गया था, बहुत सारा बात हम लोग उसमें डिस्कस किए थे। तो ठीक इसका उल्टा, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू और रजिस्टर सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा और इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा। बात समझिए। तो हम कनेक्शन करते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलली इसको अटैच करो, ये R1 हो गया, ठीक, और इसको हम लोग नाम दिए R2 और इसको हमने नाम दिया R3। देखिए, अब इसको इसके साथ मैच कीजिए कि व्हेन टू और मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट ये है, इसका नाम A रख लो, एक कॉमन पॉइंट B है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का या रेसिस्टर का जिसमें कि हर एक रजिस्टर का इधर वाला एंड एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, हर एक रेजिस्टेंस का इधर वाला एंड एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे बैटरी लगा देंगे। ये रहा बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल मान लो भी है। समझ में आया? तो बस, और प्रूफ है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, जब बैटरी हम लगाएं तो यहाँ से मान लो इलेक्ट्रिक करंट I पास किया, ठीक, तो देखते जाना, बस पानी के जैसा ही मानना है इलेक्ट्रिक करंट को। तो जैसे ही यहाँ से वाटर या करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो एक रास्ता है, चलते गया चलते गया चलते गया, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये करंट जो है अब किधर जाएगा? I करंट जो है, क्या एक ही में सब करंट चला जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? तो देखो, यहाँ से 3 रास्ता खुल गया, तो तीनों में कुछ ना कुछ जाएगा, है ना। इसमें मान लो हम बता दें कि इसमें मान लीजिए कि I1 चला गया, इसमें I2 चला गया और इसमें I3 चला गया, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया? करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि रास्ते 3 हैं तो 3 तरफ फ्लो होगा, है ना। और उसके बाद फिर I1 गया, फिर यहाँ पहुंचा, I2 यहाँ पहुंचा, I3 यहाँ पहुंचा, फिर निकलेगा यहाँ से कितना? I, और फिर बैटरी में I चला जाता है। बात समझ में आ गया? तो पहला नजर से तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि देखो यहाँ ब्रांच है, ब्रांच एक ये है, एक ये है। तो जहां कहीं भी ब्रांच मिले तो एक ये भी है तरीका ढूंढने का आपका कि पैरेलल है कि सीरीज है। तो ब्रांच रहेगा तो जनरली वो पैरेलल ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक जो मेथड है कि कौन सीरीज कॉम्बिनेशन और कौन पैरेलल है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। देखो लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स सो दैट
द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम। सब में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यही बात को आपको दिमाग में रखना है और यही कंसेप्ट से आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, आइए, तो यहाँ पे ये पता चल गया कि करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो पहला चीज कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब वोल्टेज की बात करते हैं। तो वोल्टेज मान लेते हैं, है ना, हमें पता कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस V1 जो है वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस है। तो बताइए इसका कितना वैल्यू आएगा? क्या VA माइनस VB लिख सकते हैं? क्योंकि एक इंड जो है A से कनेक्टेड और दूसरा इंड जो रेजिस्टेंस का है वो B से कनेक्टेड है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल तो हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव टर्मिनल से है तो लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो जिसका नाम जो कि V1 दिए हैं तो वो हायर माइनस लोअर, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर दिए। ठीक, अब देखो V2 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो V2 किसके अक्रॉस का पोटेंशियल है? R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो उसमें भी देखो R2 जो रेजिस्टेंस का भी एक इंड A से और एक इंड B से, तो इसका भी देखो VA माइनस कितना हो जाएगा? VB हो जाएगा। और R3 के अक्रॉस जिसको कि हमने V3 नाम दिया है, इसको हम लोग निकालेंगे यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी लगता है यही होगा, है ना। तो क्या लग रहा है आपको? सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। क्यों सेम है? तो आप देखो इंड्स सेम है, जिसके अक्रॉस हम निकाल रहे हैं ना वो इंड्स जो है सेम है। तो हम कह सकते हैं सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर क्या हो गया? विल बी सेम। यहां तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा बात ये हो जाएगा कि ये चलो ठीक है, ये तो चलो थ्योरेटिकली बात कर लिए। अब प्रैक्टिकली अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, मजा आ जाएगा, है ना जी। अब देखो R1 के क्रॉस वोल्टेज को मेजर करना है तो यहाँ वोल्ट मीटर लगा दो। R2 के क्रॉस तो यहाँ ही लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों इंड AC से कनेक्टेड है। R3 के क्रॉस तो भी यहीं पे लगाना पड़ेगा, है ना जी। क्यों लगाना पड़ेगा यहीं पे? क्योंकि वोल्ट R3 जो रेजिस्टेंस है उसका भी एक इंड A से कनेक्टेड है और एक इंड B से कनेक्टेड है, तो यहीं पे लगाएंगे वोल्ट मीटर, है ना। एक वोल्ट मीटर का एक इंड A पे और एक इंड B पे, तो भी बताएगा रीडिंग। तो देखा गया कि सब में रीडिंग सेम बता रहा है और बताना भी चाहिए क्योंकि एक ही जगह पे बार बार आप कनेक्ट कर रहे हैं तो रीडिंग तो सेम बताएगा। अच्छा, बैटरी का कितना पोटेंशियल होगा? तो देखो बैटरी का पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल देखो जुड़ा हुआ है B से, अब पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है A से। अब यहां से यहां तक के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यहां से यहां तक के रास्ते में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कहीं पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। इट मीन्स अगर बैटरी का भी निकालना हो आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो आप यहाँ कनेक्ट कर दोगे वोल्ट मीटर तो हो जाएगा, यानी कि यहाँ कनेक्ट कर दोगे वोल्ट मीटर तो हो जाएगा। और रीडिंग कितना देगा? तो V देगा। अच्छा, V बराबर क्या होगा? बैटरी का बताओ तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो कनेक्ट तो इसी से कर दिए यानी VA माइनस VB। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्किट का वोल्टेज है, ध्यान दीजिए इसमें एक ही बैटरी लगा हुआ है सर्किट में, इसलिए इसको सर्किट का वोल्टेज कह देंगे या बैटरी का वोल्टेज कह दो। तो जो सर्किट का वोल्टेज है, जो बैटरी का वोल्टेज है, वही वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस भी है, वही अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस भी है और वही अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस भी है। यही पहचान है किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। समझ गए होंगे, आशा है ना। चलिए अब क्या है जी, दुनिया सिंपलिसिटी चाहता है ना। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम ये कह रहे हैं कि देखिए जी, जो तीनों रेजिस्टेंस जितना परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई अकेला रेजिस्टेंस अगर वैसा वाला परफॉर्मेंस देगा तो क्या उसको R इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। और ठीक, और एक बैटरी जो पहले बैटरी जितना वोल्ट का है उतना ही वोल्ट का जोड़ देंगे।
ठीक। तो यहाँ से भी करंट आई सप्लाई हो जाएगा, और ये आर इक्विवेलेंट जो है वो किसका इक्विवेलेंट है, ये तीनों रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कंबाइंड हुआ, जितना इसका परफॉर्मेंस इस सर्किट के साथ है उतना ही परफॉर्मेंस ये देगा इसी सर्किट के साथ। कोई बात दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया थ्रू ऑल रेसिस्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से सप्लाई हुआ आई वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया किसमें, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें, कुछ इसमें, और फिर तीनों को कंबाइंड किए ना तो फिर आई वैल्यू का करंट मिला हमें। तो इससे ये बात पता चला कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ अक्रॉस ईच रजिस्टर, जिसका कि R1 के अक्रॉस I1, R2 के अक्रॉस I2 मान लिए, और R3 के अक्रॉस I3 मान लिए कि इतना करंट इधर से फ्लो किया। और फिर देखो सब ज्वाइंट हो गया जंक्शन बी पे, तो वहां से करंट हमको I मिल जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इस इक्वेशन को हमने 1 मान रखा, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो आप जानते हैं ना ओम्स लॉ, थोड़ा साइड में लिख देते हैं। अप्लाई यहाँ तो करेंगे ही, अप्लाई ओम्स लॉ, ठीक, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ भी बराबर क्या होता है आई आर, तो आप खुद बताइए, इसलिए आई बराबर क्या होगा जी, भी बटा आर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, आज फिर हम बता रहे हैं, यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज सर्किट का, आई टोटल करंट सर्किट का, आर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आर इक्विवेलेंट, टोटल वोल्टेज सर्किट का भी, और टोटल करंट आई। तो अब इसमें आप अप्लाई करोगे तो आई बराबर कितना लिख सकते हो, भी बाई आर इक्विवेलेंट, नहीं समझ में आ गया होगा, भी बाई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये मामला टोटल का है। टोटल करंट बराबर टोटल वोल्टेज डिवाइडेड टू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कह लो, या नेट कह लो, या इफेक्टिव कह लो, या रिजल्टेंट कह लो, ठीक, इज इक्वल टू। अब I1, तो I1 के अक्रॉस हम वोल्टेज मान लिए V1, और इस I1 जिस रेजिस्टेंस से पास कर रहा है उसका वैल्यू R1, ठीक। उसी तरह से V2 बाई R2, ठीक। उसी तरह से V3 बाई R3, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे देखिए कि V1, V2, V3 और V सब का वैल्यू तो V है ना जी, क्योंकि देख रहे हैं इधर साइड वाला में VA माइनस V1 के बराबर है, VA माइनस VB, फिर देखो V2 के बराबर, यानी सब जो है आपस में क्या है, सब बराबर है। तो इसका मतलब जहाँ V1, V2, V3 लिखा हुआ है, क्यों हम लिखेंगे जब सब बराबर ही है, तो है ना, तो वहाँ पे सब के जगह ये सब 1, 2 को रिप्लेस करके V लिख दो, V R1 प्लस V R2 प्लस V R3, ठीक। अब कॉमन ले लो V, तो V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V आप कॉमन लीजिएगा तो 1 बाई R1, फिर 1 बाई R2 बचेगा, 1 बाई R3 बचेगा, ठीक। और V से भी कट गया, तो V से भी कट गया तो आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें थोड़ा सा, यानी 1 बटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का आपका फॉर्मूला बन गया। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ R इक्विवेलेंट नहीं निकाले हैं, 1 बाई R इक्विवेलेंट निकाले हैं। इसका मतलब रिजल्ट को उल्टा करेंगे तब R इक्विवेलेंट मिलेगा, है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए, समझ में बिल्कुल आ गया होगा, नहीं तो फिर दोबारा वीडियो को देखिएगा, है ना। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, बताया जाएगा आपका। चलिए, तो फिर पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक। नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब देखो क्या बात है, उसको हम लोग और आगे डील करेंगे। बात कुछ ऐसा है कि अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को जोड़े हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो फॉर्मूला तो 1 बाई R इक्विवेलेंट का मिला, यानी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब सोचिए एक सवाल और है कि बहुत सारा होता है n, तो ऐसे करते चल जाते 1 बाई R4 प्लस कितना 1 बाई Rn तक, ठीक। यहाँ समझ में आ गया। फिर एक बार हम आपको याद दिला दें,
है ना, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, हम जो निकालें वो 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालें, है ना। ऐसा नहीं कि 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो 20/3 ये 3/20 आया, तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू यही आप आंसर कितना बार लिख देते हैं, r इक्विवेलेंट का तो 20/3 होगा ना, इसका उल्टा करेंगे ना। 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकलेगा इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकलेगा। तो r इक्विवेलेंट निकालना है तो पलटी मारेंगे, पलटी मारना जरूरी है, तो इधर साइड पलटी अपने आप तुम मार देते हो क्योंकि तुमको जरूरत है r इक्विवेलेंट का, और इधर का छोड़ देते हो, यही निपटा देता है खेल को, तो इसको भी पलटी मारना है। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब जो है दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर है तो इस तरह से। अब n नंबर के बाद एक बात और है कि अगर ये सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो जाए, हाँ फिर याद दिला दें कि n जो है वो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, नंबर ऑफ रजिस्टर है, और सब रजिस्टर का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, R1 बराबर R2 बराबर R3 ऐसे करके बराबर Rn बराबर R मान लेते हैं। ठीक, तो तब बताइए कितना होगा, एक छोटा सा ट्रिक टाइप का बन जाएगा। तो बताइए 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 के जगह भी R लिख देते हैं, 1/r2 के जगह पे भी R, और इस तरह से लिखते लिखते कितना दूर तक जाइएगा, n टाइम्स तक। ठीक, तो क्यों ना 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r आप n टाइम्स कर रहे हैं, तो इसको क्या ऐसे भी तो लिख सकते हो, n मल्टीप्लाई में 1/r। ठीक, और r इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए तो उल्टा करो, तो r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा r/n। ठीक, ट्रिक याद रखना, r/n यानी Rn। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और हम कहना चाहेंगे इसमें कि जब आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कीजिएगा तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत बार मिलेगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें फाउंडेशन का कि आगे चल करके कोई दिक्कत ही ना हो। अब देखो दो मिलेगा, जैसे देखो करके ही बताते हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा ना तो दो रेजिस्टेंस का बहुत बार वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लो कि एक R1 है और एक R2 है। ठीक, ये R1 और ये हो गया R2, और एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दो। ठीक, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, तो फॉर्मूला पता है 1/r1 प्लस 1/r2 और 1/r इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लो, तो R1 R2 हो जाएगा और ऊपर R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक, अब R इक्विवेलेंट आपको चाहिए तो ऊपर उल्टा करो और क्या, तो हो गया R1 प्लस R2। अब देखो ये फॉर्मूला को याद रख लेना। आप बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है, बात खास तब हो जाएगा जब आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करोगे तो इतना करने का समय ही नहीं रहेगा। तो इस ट्रिक को इस तरह से याद रखिए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे एडिशन है, किसका, रेजिस्टेंस का। इट इज ओनली वैलिड फॉर 2 रजिस्टर प्रेजेंट इन आवर सिस्टम। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे क्या है, एडिशन। ट्रिक याद रखना माँ, है ना। ये कब वैलिड होगा, जब 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए, एकदम स्मूथली आप काम करोगे। आगे हम क्वेश्चन देंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, तो इतना लिख लिया, इसको नोट कर लो। अब जो है इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है ना, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन पैरेलल रजिस्टर circuit the potential difference all the resistor is same and is equal to applied potential difference। क्या कह रहा है, वही बात कि जो applied potential difference है, यानी जो सर्किट वोल्टेज है, मान लेते हैं V, और अभी देखा था ना, अरे थोड़ा बता ही देते हैं, यहाँ भी डायग्राम बना के। जैसे ये R1 था, ये R2 था और ये R3 था। ठीक, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, और बैटरी जो है मान लो वोल्टेज सप्लाई दिया V, तो ये जो बैटरी वोल्टेज सप्लाई दिया V यानी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यही R1 के क्रॉस भी होगा, यही R2 के क्रॉस भी होगा और यही R3 के क्रॉस होगा। मतलब जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है वही हर एक रजिस्टर के क्रॉस होगा, मतलब सबका सेम होगा। ठीक, दूसरा चीज कि इन द सर्किट द टोटल करंट थ्रू द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट
थ्रू वेरियस रजिस्टर। मतलब देखो वही बात है कि यहाँ से आई करंट गया था तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक, तीनों में हो गया और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसके बाद फिर कंबाइन होकर के वो आई बन जाता है। तो ये जो आई, इससे क्या पता चला, पहले तो ये जान लो कि देयर इज नो लॉस ऑफ करंट थ्योरेटिकली, ठीक। तो आई करंट वही तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यानी कि आई करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के I1 R1 के क्रॉस गया, I2 R2 के क्रॉस, I3 R3 के क्रॉस, तो ये हो गया, ठीक। ये देखो बड़ा कमाल का पॉइंट है कि द करंट थ्रू एनी रजिस्टर इन द पैरेलल रेजिस्टर्स सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है ये सुनो। हाँ, हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब ओम्स लॉ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू, समझना इसको, ओम्स लॉ V बराबर आई आर, तो क्या I बराबर आप लिख सकते हो ना, I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। यहाँ पे हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो V को तो कांस्टेंट कर दिए, V कांस्टेंट है, इट मीन्स I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने I1 I2 I3 कर दिया, R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस, R2 के क्रॉस, R3 के क्रॉस, तो इसका बंटवारा कैसे होगा, कोई तो बेसिक होगा ना, कैसे बटेगा। तो देखो वैसे बटेगा, है ना, वैसे मतलब अरे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस करंट कम फ्लो करेगा और जिसका रेजिस्टेंस, जिस रेसिस्टर का रेजिस्टेंस कम, उसके क्रॉस करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। बात तो वही है, 3 पाइप है ना। अब जो पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है उसमें पानी कम जाएगा और जो पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन कम है उसमें पानी तुरंत चला जाएगा, ज़्यादा जाएगा, है ना। लेकिन पानी तो सब में जाएगा, लेकिन कम किस में जाएगा, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा। तो कम करंट किस में फ्लो होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा, और ज़्यादा करंट किस में फ्लो होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम। तो जैसे अब क्वेश्चन भी दे देगा कि इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, तो पक्का I1 इज लेस देन I2 हो जाएगा। क्यों, सही बात है कि नहीं, I1 किसके क्रॉस, R1 के क्रॉस, I2 किसके क्रॉस, R2 के क्रॉस। समझ गए ना बात को, बंटवारा का सिद्धांत यही है ना, कि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम फ्लो होगा और रेजिस्टेंस कम तो करंट का फ्लो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस ज़्यादा। चलिए आइए अब लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत अच्छा है, इस पे जो है NCERT का क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये ना जानोगे तो उसको सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सॉल्व तो हो जाएगा, मतलब कम समय में नहीं सॉल्व हो पाएगा, टाइम का भी तो बंधन है, ठीक। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in parallel combination is always less than the least value of resistance of individual resistor। क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि R1 का वैल्यू 2 ओम है, R2 का वैल्यू 4 ओम है, ठीक, और R3 का वैल्यू कितना है, 6 ओम है, मान लेते हैं, और सब को कंबाइन कर दिया गया पैरेलल में, ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा ना, R इक्विवेलेंट जो आएगा वो इंडिविजुअली सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस कितना है, ये तीनों में सबसे कम वैल्यू का R1, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा ना सबसे कम से भी कम आएगा, सबसे कम से भी कम आएगा, मतलब वो R1 से भी कम आएगा। ध्यान रहे, ये 3 रजिस्टर हम एग्जाम्पल में लिए और विदाउट सॉल्व हम जज कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब किसके करीब हो सकता है। तो R1 R2 R3 में देखें कि R1 जो है वो बहुत कम है, ये सबसे छोटा वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो इससे भी छोटा आएगा। कब, जब ये तीनों को कनेक्ट कीजिएगा क्या चीज में, सीरीज में, पैरेलल में, ठीक, पैरेलल में। और सुनो, और अगर इसको सीरीज में कर दोगे तो जो बड़ा वैल्यू है ना R सीरीज में रहेगा, तो जो बड़ा वैल्यू है उससे भी बड़ा होगा। करके देख लो, 6 4 10 दोबारा आता है, तो बड़ा वैल्यू तो 6 है, अब 12 आया, इसका मतलब बड़ा से भी बड़ा आया, मतलब सीरीज में बड़ा से भी बड़ा और पैरेलल में छोटा से भी छोटा, याद रखना, ठीक। तो ये रहा इससे रिलेटेड कुछ आपका, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट।